आज हम लोग जामिया क्लास 11th इंट्रेंस एग्ज़ाम साइंस 2021 का क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रहे हैं। क्वेश्चन पेपर को कम्प्लीटली टाइप करा दिया गया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे डाउनलोड कर लें। और क्वेश्चन पेपर का जो पीडीएफ भी कन्वर्ट करा दिया गया, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे डाउनलोड कर लें। और 5 क्वेश्चन हम लोगों ने चूज़ किया है, बेस्ट क्वेश्चन है। और 2 क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है प्रोबेबिलिटी से, एक क्वेश्चन हमारा ए रिलेटेड टू सर्कल से है और एक क्वेश्चन हमारा जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, एक क्वेश्चन एज के ऊपर है। इन 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज हमने प्रोबेबिलिटी की 2 क्वेश्चंस लिए हैं, जानबूझ के लिए हैं क्योंकि इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो कार्ड से रिलेटेड है, यानी कि ताश के पत्ते। ताश के पत्ते इन जनरल आपने जब क्लास 10 की तैयारी की होगी डेफिनेटली देखा होगा, लेकिन आज हम इसके साथ प्रेजेंटेशन में डिटेल्स इसके बारे में हम आपको बताएंगे, जो कि एक बार आप देख लेंगे तो आपके दिमाग में चीज़ें अच्छी तरह से प्रिजर्व हो जाती है, देखने से ज़्यादा समझ में आता है। और आप अगर कार्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आप आसानी के साथ उसको कर लेंगे, एक बार आपको नॉलेज हो जाएगी। तो चलिए पहले एक बार हम ताश के पत्ते देख लेते हैं। आपको पता है प्रोबेबिलिटी में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस आपको थोड़ी सी चीज़ ये पता हो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट निकालते कैसे। नंबर ऑफ अवेलेबल आउटकम को टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम से हम डिवाइड करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी आसानी के साथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ये प्लेइंग कार्ड्स यानी कि ताश के पत्ते जिसे हम कहते हैं कि कितने होते हैं। टोटल जो होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं। इसमें इस तरह से इसका डिवीज़न होता है, स्पैड्स, हार्ट और डायमंड एंड क्लब। तो ये 13 होते हैं। 13 जो कार्ड पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसे हम बोलते हैं क्लब का कार्ड बोलते हैं, वो हिंदी में आई थिंक इसे चिड़ी का कार्ड बोलते हैं। इसके डिवीज़न को अच्छे से आप एक बार देख लें, देखने से दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाता है। फिर डायमंड का है, डायमंड का जो कार्ड है वो रेड है, क्लब का जो कार्ड है वो ब्लैक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं हर्ट्स का जो कार्ड है वो भी 13 है, वो जो कि रेड है, और स्पैड का जो कार्ड है वो भी 13 है जो कि ब्लैक है। तो ये चीज़ें अब देखिए एस क्या होता है। एस 4 कार्ड होते हैं जिसे हम इक्का का कार्ड भी बोलते हैं, और ये 2 रेड होते हैं, 2 ब्लैक होते हैं। मैं कलर इसलिए अलग अलग बता रहा हूँ कि कभी कभार पूछा जाता है कि आपसे कि प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है रेड एस की, ठीक है, या ब्लैक की। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 2 रेड होते हैं, 2 ब्लैक, टोटल जो एस होते हैं वो 4 होते हैं। किंग की अगर हम बात करते हैं, किंग में भी सेम डिवीज़न है, 2 रेड हैं 2 ब्लैक है, टोटल कार्ड्स जो होते हैं वो 4 होते हैं। क्वीन में भी सेम डिवीज़न है, 2 रेड हैं 2 ब्लैक है, टोटल कार्ड्स जो होते हैं वो 4 होते हैं। जैक की बात करते हैं तो ये भी हमारे क्या होते हैं, 2 रेड होते हैं 2 ब्लैक होते हैं। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो कार्ड है हमारा टोटल, ये कार्ड आपके आप स्क्रीन के सामने है, इसमें आप देख लें JQK, ये जो कार्ड्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं फेस कार्ड। और याद रखिएगा कि फेस कार्ड टोटल जो होते हैं वो 12 फेस कार्ड होते हैं, एस फेस कार्ड में नहीं आता है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, और कार्ड देखने से ज़्यादा अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया हो क्योंकि ये कलरफुल है। आपको समझ में आ गया होगा कि जो 26 कार्ड होते हैं वो ब्लैक होते हैं और 26 कार्ड जो होते हैं वो रेड होते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोगों ने कार्ड्स के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, इसे हम 2 तरह से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन को आप करेक्टली रीड करना सीखें। अक्सर बच्चे क्या होता है क्वेश्चन को गलत रीड कर लेते हैं। उनमें से एक क्वेश्चन ये है, इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। क्वेश्चन है क्या, अ कार्ड इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। इसमें जो कार्ड दिए गए हैं वो कितने दिए गए, 52 कार्ड्स दिए गए हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड जो होगा इज़ नॉट एन एस। आपसे पूछा कि नॉट एन एस, आपने क्या निकाल लिया, एस की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। और अगर ऑप्शन दिया गया है उसमें आपको, तो आप सॉल्व करते हैं, आपको करेक्टली ऑप्शन भी मिल जाता है, तो आपको लगता है मैंने क्वेश्चन बिल्कुल सही सॉल्व किया है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा कि नॉट एन एस, तो इसको हम 2 तरह से सॉल्व करेंगे। पहला मेथड क्या हो जाएगा कि हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, P स्टैंड फॉर, हमने P जो लिखा है ये प्रोबेबिलिटी पूरा वर्ड है, प्रोबेबिलिटी, और ब्रैकेट के अंदर जो लिख रहे हैं उसकी जिसकी प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड करनी, नॉट एन एस। तो हम क्या नॉट एन एस कह रहे हैं, यानी कि एस को हम बाहर कर दें। एस हमारे पास कितने 4 हैं, 1 2 3 4। हमारे पास टोटल कार्ड जो होते हैं वो 52 कार्ड्स होते हैं, उनमें से 4 कार्ड्स को अगर आप माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिमेनिंग बचेंगे 48 कार्ड्स। तो ये हो जाएगा 48, और टोटल से हमें डिवाइड करना होता है 48 अपॉन 52। 4 से आप इसको जो है डिवाइड कर दें, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा और 4 13 ज़ा होता है, यानी कि 12/13। तो डी इज़ राइट आंसर। ये तो पहला मेथड था जो हमने सॉल्व किया। दूसरा मेथड क्या है कि आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, जैसे किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी अगर आपको दी रहती है और इस इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि नॉट ई अगर आपको निकालना है तो आप क्या करते हो, आप 1 में से उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी को आप माइनस कर देते हो। जैसे इसमें पूछा गया है नॉट एन एस, तो हम एस की प्रोबेबिलिटी निकाल लें। अब हम फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस। एस की प्रोबेबिलिटी क्या, एस कितने हैं अभी जस्ट हम लोगों ने देखा भी था, कार्ड यहाँ पे देख लें, ये 4 आपको दिए गए हैं, 4 एस होते हैं। तो 4 अपॉन
हम क्या कैलकुलेट किससे डिवाइड करेंगे 52 से। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/13। देखिए अगर बच्चे ने नॉट को रीड नहीं किया है तो वो तो आपको ए ऑप्शन दिया भी गया, फट से आप इसे पे टिक करेंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। आपको लगेगा कि क्वेश्चन तो 100% सही है, मेरा आंसर भी आ गया। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, नॉट एन एस। तो प्रोबेबिलिटी हमें क्या फाइंड करना है, नॉट एन एस। तो हम क्या करेंगे, 1 में से इसको 1/13 को माइनस कर देंगे, एलसीएम लेंगे 13 में से 13 - 1 कितना आ जाएगा 12/13। तो ये था इसका आंसर, डी इज राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन देखिए हर क्वेश्चन से हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। क्या सीखा हमने कि क्वेश्चन को करेक्टली रीड करना है। तो ये पहला क्वेश्चन था हमारा प्रोबेबिलिटी के ऊपर। और देखिए ताश के पत्तों को हम लोगों ने यूज़ भी किया है और आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा। और इस वीडियो को आप सेव करके रख लें, कभी भी क्वेश्चन मिलता है तो आप इसको देख सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, आप आगे भी इसे यूज़ कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ फर्स्ट क्वेश्चन में, इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ पी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। बस ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, जो कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड जो है आपने क्लास 10th में आई थिंक नहीं पढ़ा होगा, या अगर आपको सर ने टीचर ने बताया होगा तो आपको पता होगा। मतलब नॉट ई, जैसे मैंने बताया किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है, जैसे मान लीजिए वो यहाँ पे दिया गया P, तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी यानी कॉम्प्लीमेंट्री लिखें, या हम इसे लिख सकते हैं नॉट E। तो हम क्या करेंगे, 1 में से उसे हम माइनस कर देंगे, 1 से माइनस करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 - P, यानी कि C इज़ राइट आंसर। आपको पता है कि कुछ चीज़ें में और हम लोग सीख लेते हैं, जैसे लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, लेस देन इक्वल टू 1 होता है। और किसी चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी अगर आपको पता है, उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, 1 से उसको हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, किसी चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी पता है और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी यानी कि नॉट ई, अभी जस्ट मैंने आपको बताया भी था, तो उसे 1 से माइनस कर देते हैं। किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती और वो 1 से बड़ी नहीं हो सकती। और प्रोबेबिलिटी के और जो बाकी जो क्वेश्चन है, आप एनसीईआरटी की आप बुक ओपन करेंगे तो उसमें एक 2 डाइस वाला क्वेश्चन दिया गया है, तो वो आप ज़रूर कर लें। इससे उससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, और जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सभी को सॉल्व कर लें, और आपके पास जो भी बुक हो उससे एडिशनल क्वेश्चंस और निकाल के प्रैक्टिस कर लें। तो एक एक चैप्टर अगर आप तैयार करते हैं तो आप आसानी के साथ तैयारी कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम बहुत कम है तो आप एनसीईआरटी अगर आपने अभी जस्ट किया होगा 10th क्लास में, अगर आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस किया होगा, जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं अराउंड आप 5 ईयर्स के, जो 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लें, सॉल्व कर लें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऑलरेडी आप उसे डाउनलोड करें और सॉल्व कर लें, तो वो चैप्टर आपका आसानी के साथ तैयार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, और ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं कुछ चीज़ें मैं आपको और एडिशनल बता देता हूँ। जैसे सपोज कर लीजिए हमारे पास एक सर्कल से आप इसको लिंक कीजिए इस क्वेश्चन को। सर्कल की जो रेडियस है r है, तो आपको पता है एरिया ऑफ द सर्कल जो होता है वो किसके बराबर होता है, πr², और सरकमफ्रेंस जो होता है वो किसके बराबर होता है, 2πr के बराबर। तो अगर इसको हम ज्वाइन करते हैं तो ये जो पोर्शन कहलाता है एरिया ऑफ सेक्टर कहलाता है, इसे हम ए से डिनोट करेंगे। तो जो सर्कल का एरिया है πr², उससे आप मल्टीप्लाई कर दें θ/360 डिग्री से, तो ये कहलाता है एरिया ऑफ सेक्टर। और ये यहाँ से अगर हम इसको डिवाइड कर दें, जैसे ये हमारा ये पोर्शन जो है, ये यहाँ से आता है, इसकी जो लेंथ होती है इसे आर्क लेंथ बोलते हैं। तो इसको निकालने का आसान सा फार्मूला ये होता है, जो सरकमफ्रेंस है हमारी 2πr वो पूरा लिखे, डिवाइड कर दिया था, इसमें सरकमफ्रेंस लिखना है और θ/365 से आप मल्टीप्लाई कर दे, आपका आंसर आ जाएगा। आर्क लेंथ इसे बोलते हैं L। किसी किसी बुक में ये लिखा गया है इसे 2 से कैंसिल कर दिया गया, आप इसे कैंसिल मत कीजिएगा, ये आपको याद करने के लिए आसानी रहेगी कि एरिया में मल्टीप्लाई किया θ/360 डिग्री से तो आपको एरिया ऑफ सेक्टर मिल गया, और सरकमफ्रेंस में मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया, आर्क लेंथ। ए और एल में एक रिलेशन भी होता है, याद रखिएगा, ए इज इक्वल टू होता है LR/2। ये इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी की बुक पे नहीं है, मैंने बता दिया, शायद आपको कभी ज़रूरत पड़ जाए। LR/2 याद रखिएगा, LR/2। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है, थीटा तो आपको पता होगा, थीटा जो होता है सेंट्रल एंगल होता है। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने क्लास 10 में सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी है। अ पीस ऑफ वायर 20 सेंटीमीटर लेंथ है, एक वायर है जिसकी लेंथ हमारे पास कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। इसे क्या किया जाता है, बेंड किया जाता है, और इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क, इसे कि सिर्फ आर्क के फॉर्म में बेंड किया जाता है। यानी कि इसको अगर हम पूरी सर्कल बना लें, जैसे लुक लाइक दिस, ये हमारा पूरा सर्कल है ये, तो जो हमारा
वायर है ये इतना है, ये मान लीजिए इतना है, ये लुक लाइक दिस। इसकी जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, यानी कि आर्क लेंथ जो है ये कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि आर्क ऑफ एन सर्कल सबटेंडेड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। सेंटर पे जो एंगल ये सबटेंड कर रहा है कितना कर रहा है, ये 60 डिग्री का एंगल है। तो हमें क्या फाइंड करना है, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल भी आर, इसे हम क्या मान लेंगे, आर मान लेंगे। अब आपको पता है आर्क लेंथ जो होता है एल इज इक्वल टू, जस्ट अभी मैंने बताया है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री, राइट। और एल जो है आर्क लेंथ, क्योंकि उसी वायर से ही हमारा ये बनाया गया है, जो आर्क बना है वायर से ही बना है, उसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर के बराबर होगी। 2, अब देखिए पाई की वैल्यू नहीं पुट करना है, क्यों नहीं पुट करना है, क्योंकि ऑप्शन में हमें पाई के फॉर्म में ही आंसर दिया गया, तो हम पाई को पाई ही रहने देंगे। आर हमें फाइंड करना है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी और डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 6 36 और 2 से इसको कैंसिल करते हैं 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर ले लेंगे तो 23 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 और पाई को इसके डिवीज़न में ले लेंगे तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 अपॉन पाई। इज़ देयर एनी ऑप्शन, बी इज़ राइट आंसर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका आंसर जो है वो हमारा क्या है, बी है। तो इस तरह से क्वेश्चन को समझ करके सॉल्व करें तो आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा। क्वेश्चन को अगर आप समझ के करते हैं तो और भी कॉन्सेप्ट आपके बिल्ड हो जाते हैं। देखिए 2 कॉन्सेप्ट हम लोगों ने और भी सीख लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 4 करने से पहले मैं आपको क्लास 9th में एक कॉन्सेप्ट आपको दिया गया था सर्कल की डेफिनेशन के जस्ट बाद, कि एक जो सर्कल होता है प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। पहला पार्ट होता है हमारा इंटीरियर, कोई पॉइंट अगर हम ले जो सर्कल के अंदर है। दूसरा पॉइंट हम लेते हैं एक्सटीरियर, यानी कि सर्कल के बाहर पॉइंट हो सकता है। और तीसरा जो पॉइंट हमारा होगा वो क्या होगा, ऑन द सर्कल, यानी कि वो पॉइंट हमारा सर्कल के ऊपर हो। तो दैट मीन्स अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन इनटू द 3 पार्ट्स, इंटीरियर, एक्सटीरियर और ऑन द सर्कल। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन दिया गया है। और क्वेश्चन क्या है, अ सर्कल ड्रॉन विद द origin as the center passes through the point 13/2, 0, यानी कि जो हमारा सर्कल जो दिया गया है उसका जो सेंटर है वो ओरिजिन है, यानी कि ओरिजिन का मतलब 0,0। और ये किस पॉइंट से पास हो रहा है, 13/2, 0। तो ऑब्वियस ये हो जाएगा पॉइंट हमारा यहाँ पे जो हो जाएगा, ये क्या, ये जो पॉइंट होगा ये होगा 13/2, यानी कि इसको अगर डिवाइड कर दे तो कितना हो जाएगा, 6.5, 0। दैट मीन्स सर्कल की जो रेडियस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, सर्कल की रेडियस हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो जाएगी 6.5 सेंटीमीटर, राइट। अब ये आपको दिया गया है द पॉइंट विच डज नॉट लाई इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, सर्कल के इंटीरियर में लाई नहीं करता। तो हमें क्या फाइंड करना है कि ये जो जितने भी 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो डज नॉट लाई करता है इंटीरियर, यानी कि सर्कल के अंदर लाई नहीं करता। अब आप खुद सोचिए कोई भी पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करेगा तो क्या कंडीशन हो सकती है। अगर ये हमारा मान लीजिए सेंटर ये दिया गया है, अगर ये वाला पॉइंट अगर हमारा इंटीरियर होगा, अगर इसको हम ज्वाइन कराएंगे, अगर इस पॉइंट की डिस्टेंस रेडियस के, यानी कि जो ओरिजिन है हमारा, ओरिजिन से इस पॉइंट को जब हमने ज्वाइन किया है, अगर ये पॉइंट की जो मतलब इन दोनों पॉइंट की जो डिस्टेंस है अगर रेडियस से छोटी है तो वो पॉइंट अंदर होगा, अगर रेडियस से बड़ी है तो वो पॉइंट क्या होगा, बाहर होगा, और रेडियस के बराबर है तो वो ऑन द सर्कल होगा। तो पहले हम इसको पहला ऑप्शन देखते हैं, -3/4। -3/4 हमारा पॉइंट कहीं यहीं पर होगा, ये होगा क्योंकि रेडियस जो है हमारी 6.5 है, 1 ऊपर लोगे, यानी कि पहला ऑप्शन जो होगा ये हमारा इंटीरियर होगा, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन अगर हम पॉइंट लेते हैं 2 हमारा पॉजिटिव होगा, यानी कि 1 2 यहीं पे कहीं पॉइंट होगा, और 7/3 ये भी पॉइंट हमारा क्या होगा, इंटीरियर होगा। और हमें क्या फाइंड करना है, डज नॉट लाई इंटीरियर, जो अंदर लाई नहीं करता। उसके बाद सी ऑप्शन क्या है हमारा, 5 है, -1/2 है, यानी कि 5 प्लस है तो यहाँ पे कहीं होगा, और -1/2 नीचे, ऑब्वियस ये भी पॉइंट क्या होगा हमारा, इंटीरियर होगा। ये सभी को हम गेस करके कर रहे हैं, आप चाहे तो इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, मैं डी ऑप्शन से बताऊंगा कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो अब ये तीनों ऑप्शन हमारे कट गए, यानी कि डी ही राइट आंसर होगा। लेकिन ये कैसे होगा, मान लीजिए कि नेक टू नेक है, अगर आप जज नहीं कर पा रहे हैं तो इसका एक सिंपल सा प्रोसीजर होता है। अभी हम मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ऑन द सर्कल है, अभी मान लेते हैं हम, और ये पॉइंट हमारा क्या है,
-6 एंड 5/2। इसको अगर हम ऑरिजिन से ज्वाइन करते हैं तो अगर ये ऑन द सर्किल होगा तो ये रेडियस के बराबर अगर आता है तो ऑन द सर्किल, अगर रेडियस से अगर ये बड़ा होता है तो एक्सटीरियर हो जाएगा और कम होता है तो इंटीरियर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा r²। आपको पता है डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। लेकिन जब ऑरिजिन से डिस्टेंस अगर हम फाइंड करते हैं, आपको पता होगा ऑरिजिन से डिस्टेंस जब फाइंड करते हैं तो विद इन रूट साइन क्या होता है, x² प्लस y²। तो यानी कि ये हो जाएगा, आप चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं 6 - 0 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 5/2 - 0 का होल स्क्वायर। तो -6 का स्क्वायर प्लस ही होगा, ये हो जाएगा 36 और 5 5 ज़ा 25, 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 144 हो जाएगा, ये 25/4 यानी कि ऊपर आ जाएगा हमारा 169/4। 169 इज़ नथिंग बट दिस इज़ 13 द स्क्वायर एंड 2 द स्क्वायर, r² के बराबर हो गया। यानी कि r की जो वैल्यू हो गई हमारी क्या हो गई 13/2 यानी कि 6.5। यानी कि जो r आ गया हमारा क्या आया 6.5। और रेडियस के अगर बराबर है जैसा मैंने अभी पहले बताया था तो वो पॉइंट क्या होगा, ऑन द सर्किल होगा। यानी कि ये जो पॉइंट होगा ये इंटीरियर नहीं होगा, ऑन द सर्किल होगा, ना एक्सटीरियर होगा ना इंटीरियर होगा। यानी कि ये पॉइंट हमारा सर्कल के ऊपर लाई करेगा। दैट मीन्स डी इज़ राइट आंसर। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा आसानी के साथ। इसी तरह से आप कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते रहें और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका चैप्टर आसानी के साथ तैयार हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर हमारा 5 देखिए, जैसे मैंने 4 क्वेश्चन किया था, ऑप्शन को एलिमिनेट किया था, इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। और लेकिन ये कंडीशन ये होती है कि इसमें दोनों की एज आपको दी हुई होनी चाहिए, जैसे फादर और सन दोनों की एज, इसमें दोनों दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। द फादर्स एज इज़ द 6 टाइम्स हिज सन एज। अब देखिए हम मान लेते हैं कि ये हमारा सन की एज है, ये फादर की एज है। तो 4 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 हो जाएगा और 5 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 30 होगा। यानी कि पहली कंडीशन यहाँ भी ऑप्शन 1 में भी फुलफिल हो रही है, 2 में भी हो रही है, 6 6 36 ये भी हो रही है। लेकिन ऑप्शन डी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 नहीं आएगा, ये 18 आएगा। तो डी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। अब दूसरी कंडीशन क्या है, 4 years hence द एज ऑफ द फादर विल बी, विल मतलब फ्यूचर की बात है। जैसे आप अभी मान लीजिए 14 years के हैं और आपके फादर मान लीजिए कि 40 years के हैं, तो 4 साल के बाद जो एज होगी वो क्या करेंगे आप 14 में अपनी एज में 4 ऐड करेंगे और फादर या मदर जो भी जिनकी एज है उनके भी आप 4 ऐड करेंगे। सबकी एज बढ़ेगी ना, तो दोनों की एज में आपको 4 प्लस करना होता है। तो 4 साल के बाद, अब पहला ऑप्शन हमारा क्या ए है, 4 साल के बाद जो सन की एज हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 8 year हो जाएगी। और 24 में अगर हम 4 ऐड करते हैं तो 28 हो जाएगा। यानी कि 8 जो है वो 4 टाइम्स नहीं है 28 का। अब इसके बाद इसमें भी 5 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो सन की एज कितनी हो जाएगी 9 और 30 में 4 जोड़ते हैं 34। अगेन 9 जो है वो 4 टाइम्स नहीं है। इसका अगर हम 9 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 4 36 होगा, 34 के बराबर नहीं है। लेकिन सी ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम इसमें 4 प्लस करते हैं सन की एज में तो 10 year हो जाएगा और फादर की एज में अगर हम 4 प्लस करते हैं तो 40 हो जाएगा। दैट मीन्स 10 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 40 years हो जाएगा। दैट मीन्स सी इज़ राइट आंसर। ये तो हिट एंड ट्रायल मेथड था। जो भी क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व होता है आपको डेफिनेटली सॉल्व कर लेना चाहिए, इससे आपका टाइम बच जाएगा। लेकिन सपोज कर लीजिए ये क्वेश्चन अगर आता और आपको ये ना दिया रहता कि मतलब दोनों ऑप्शन में दोनों की एज ना दी रहती, सिर्फ एक की दी रहती, जैसे लाइक फादर की एज पूछा जाता है या सन की एज पूछा जाता है, तब हम कैसे निकालते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि दोनों की एज का सम क्या होगा, तो उस केस में हमें सॉल्व करना चाहिए। तो हम मानेंगे प्रेजेंट एज, यानी कि सन और ये फादर, तो हमेशा प्रेजेंट एज मान लेनी चाहिए। प्रेजेंट एज ऑफ द सन जो हो जाएगी वो x हो जाएगी। फादर की एज को हम क्या मान लेंगे, इसमें दिया द फादर एज जो है, फादर्स एज जो है वो 6 टाइम्स इज सन। तो सन की एज अगर x है तो फादर की एज क्या हो जाएगी 6x हो गई, राइट। अब 4 years hence, कभी कभी बच्चे को ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि सर हम प्लस करना है माइनस करना है। देखिए 4 year hence दिया गया है। द एज ऑफ फादर विल जो होता है फ्यूचर की बात होती है। आप खुद सोचिए कि अभी आप 14 years के, अभी जैसे मैंने बताया, तो 4 साल बाद आपकी एज भी 4 प्लस होगा ना। तो इसी तरह से यहाँ पे भी x में हम 4 प्लस करेंगे और फादर की एज में भी क्या होगा 4 प्लस होगा। अब क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं। 4 year hence द एज ऑफ द फादर विल बी 4 टाइम्स हिज सन। अब हम कंडीशन लगा देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फादर की जो एज है, फादर की एज क्या है 6x + 4,
ये सन की एज की 4 टाइम्स, यानी कि सन की एज में हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी को आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। ब्रैकेट अगर आप ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 4x 16 और ये हो जाएगा 6x प्लस 4। इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये 6x में से 4x जाएगा, क्या बचेगा 2x, और 4 को यहाँ ले जाएंगे राइट साइड में तो कितना बचेगा 12, यानी कि x हो जाएगा हमारा, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 ईयर्स हो जाएगा। ये किसकी एज हमने निकाली x यानी कि किसकी एज निकाली हमने सन की। अब देखिए यहाँ पे सन और फादर, सन को हमने x लिया था, फादर क्या था 6x था, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा 6 ईयर, और 6 कितना हो जाएगा 36। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन। दोनों की एज अगर आप देखेंगे सन और फादर की तो सी हमारा ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग है 6 और 36। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। और चलिए अब हम क्वेश्चन पेपर को भी देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, पूरा पेपर सॉल्व करने की कोशिश करें। ये है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, जामिया क्लास 11th एंट्रेंस एग्ज़ाम साइंस का 2021 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। और इस क्वेश्चन पेपर को कम्प्लीटली टाइप करा दिया गया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसे डाउनलोड कर लें। और अगर आपको हिंदी या उर्दू वर्जन चाहिए तो सेम क्वेश्चन पेपर का PDF बना दिया गया, उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके इंस्ट्रक्शन को केयरफुली एक बार आप रीड कर लें, और इससे आसानी होगी एग्जामिनेशन हॉल में। और इंस्ट्रक्शन को केयरफुली रीड करना चाहिए आपको, और OMR शीट को कैसे फिल करना है, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है, आप इसे करेक्टली एक बार आप रीड कर लें। और जामिया के जो क्लास 11th एंट्रेंस साइंस का जो क्वेश्चन पेपर है 2016 ऑनवर्ड्स हम लोगों ने अपलोड किया है, तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को ज़रूर आप डाउनलोड कर लें। क्या होता है, पेपर देखने से आपको फॉर्मेट का पता चल जाता है, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से हमें क्वेश्चन अपनी तैयारी को अच्छी तरह से करना चाहिए, क्योंकि इसकी मेरिट हाई जाती है तो आप किसी भी सेक्शन को आप छोड़ नहीं सकते हैं। क्योंकि मेरिट जैसा आपको पता है पेपर बहुत टफ अगर आता है तो 80-85 मेरिट जाती है, और अदरवाइज़ जो मॉडरेट पेपर होता है तो 90 तक मेरिट जाती है, 90-95 तक। तो आपको अच्छी तरह से तैयारी करना चाहिए। सोचिए अगर 90 भी मेरिट अगर जा रही है तो यानी कि 10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं या आपका गलत हो सकता है, तो आप किसी भी सेक्शन को आप छोड़ नहीं सकते। अगर आपने सोच लीजिए जीके के आपने सोचा कि 10 क्वेश्चन आते हैं इसको छोड़ देते हैं, तो आपका तो आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व करना तो आपने अपना टारगेट ही 90 में डिसाइड किया, तो आप मान लीजिए अगर 2-4 क्वेश्चन भी गलत होते हैं तो आप मेरिट लिस्ट से आप बाहर हो जाएंगे। तो आप किसी भी सेक्शन को छोड़ने की कोशिश न करें। और ये जैसे मैथ का सेक्शन चल रहा है, मैथ काफ़ी स्कोरिंग होता है, और मैथ को अच्छी तरह से आप तैयार करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। मैथ है, साइंस है, और जीके का जो सेक्शन है, इंग्लिश का है, कोई भी सेक्शन आप छोड़ने की कोशिश न करें, मैं दोबारा से कहूँगा आपको। और अच्छी तरह से तैयारी करें, दिल लगा करके कायदे से पढ़ें, तो आप आसानी के साथ जो एंट्रेंस एग्ज़ाम आप बीट कर सकते हैं। और डेप्थ में स्टडी करें, जैसे देखिए इसमें ग्राफ से रिलेटेड फिजिक्स का क्वेश्चन दिया गया है, तो आपको सारी चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को ज़रूर एनालाइज करें आप, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिल जाता है। तो ये हमारा जो है इंग्लिश का वर्जन है, इंग्लिश वर्जन ऑलरेडी टाइप भी है, आप इसे डाउनलोड कर ले। देखिए यहाँ हिंदी में शुरू हो गया है। पहले क्या होता था कि जो क्वेश्चन पेपर जो टाइप होता था, तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन 1 टाइप हुआ इंग्लिश में, उसी के जस्ट नीचे उसका हिंदी में भी सेम ट्रांसलेट करके दिया जाता था, और उसी के नीचे उर्दू में। तो इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी था कि जैसे मान लीजिए कभी आपको लग रहा है इंग्लिश में कोई लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रही, या क्वेश्चन आपको कुछ गलत लग रहा है, कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो बच्चा क्या करता था, हिंदी में पढ़ लेता था, और हिंदी में उसको पता चल जाता था कि हाँ ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, या हिंदी में गलती है तो इंग्लिश का रीड कर लिया या उर्दू में रीड कर लिया। लेकिन इस बार जो है ऐसा किया गया है कि आपका पहले सारे क्वेश्चन 100 क्वेश्चन जो है इंग्लिश में लगातार टाइप है, उसके बाद फिर हिंदी में दिया गया है, उसके बाद उर्दू में दिया गया है। इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत ये हो सकती है कि किसी क्वेश्चन में गलती अगर है, मान लीजिए कि 83 क्वेश्चन में गलती है, तो आपको हिंदी में 83 में जा करके फिर दोबारा से रीड करना पड़ेगा, तो आपका टाइम थोड़ा सा बर्बाद हो सकता है। तो कोई नहीं, अब जैसे भी टाइप है वो आप इसको देखिए, क्वेश्चन पेपर को एनालाइज़ कीजिए। और आसानी ये है कि आप इसका प्रिंट आउट जो है निकाल सकते हैं, आसानी से आपके पेजेस कम लगेंगे। अगर इंग्लिश वर्जन का निकालना है तो इंग्लिश वर्जन तो ऑलरेडी टाइप है, तो आपको पेजेस बहुत कम लगेंगे, आप उसका भी आप प्रिंट आउट निकाल लें। अगर आप हिंदी मीडियम के तो इसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और जो आपने क्लास 10 में पढ़ा है, क्लास 10 की एनसीईआरटी की बुक को नेगलेक्ट नहीं करना है आपको। ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं एनसीईआरटी कॉन्सेंट्रिक होते हैं। एनसीईआरटी के चैप्टर को अगर आपने अच्छे से किया हुआ है तो आप आसानी के साथ जो है एग्ज़ाम को बीट कर सकते हैं। और जो गाइड किताबें हैं उनको भी, जो भी आपने ले रखी है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, जो भी किताब आपको बेटर लगती है, मार्केट में अवेलेबल है, या जो आपने ले ली है, उससे आप प्रैक्टिस करें। वैसे बेटर ये होगा, मैथ्स के लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि जो आपके लिए एडिशनल बुक जो स्कूलों में चलती है, उससे एक चैप्टर को आप अच्छी तरह से पढ़ें और एम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल करके आप उसको प्रैक्टिस करें। और जो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हैं उसको कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व किया जाए, इस चीज़ को ज़रूर देखें। और
जैसे आपने देखा होगा मैंने 5 बेस्ट क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किए हैं, ऑलमोस्ट सभी पेपरों में मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो उसमें मैं ट्रिक ज़रूर बताता हूँ कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। एज वाले क्वेश्चन में देखा कैसे हिट एंड ट्रायल मेथड से हम कर सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने होता है, ऑप्शन का आप यूज़ किया करें, ऑप्शन से आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है, अदरवाइज़ आप जो है आप 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन तो आप जो है थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते हैं बड़ी तेज़ी के साथ आप कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन को ऑप्शन की हेल्प से, कुछ को गेस करके, कभी कभी ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आंसर बड़ी आसानी के साथ निकल आता है। तो इस तरह से आप तैयारी करें, अपने आप को बेस्ट कैंडिडेट समझें और अच्छी तरह से आप रिवाइज करें। आपको अपकमिंग एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और भी कोई क्वेरीज हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ये इतना स्पेस रफ के लिए दिया जाता है यहाँ पर, हालांकि रफ आपको क्वेश्चन के नीचे वहीं पे कर लेना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू। और भी कोई क्वेरीज हो तो आप उससे पूछ सकते हैं।